कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मजबूत हो गई, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हारे और जीते हुए नेताओं को एडजस्ट करना पार्टी के लिए मुश्किल बनेगा? और क्या यही सबसे बड़ी चुनौती है? उपचुनाव से पहले सरकार में जो मंत्री बने हैं, उनमें से 3 मंत्री चुनाव हार गए। अब जो हारे हैं वो कहां जाएंगे और उनकी जगह किसको मिलेगी? क्योंकि यहाँ तो एक अनार 100 बीमार जैसी हालत है, चाहे बात विंध्य की हो या महाकौशल या मालवा की। बल्कि इन जगहों से तो मंत्री बनाने की मांग भी उठने लगी है। देखो, हर एक का हिस्सा तय रहता है तो तय समय पे मिलता है। जनता की अपेक्षा है कि विंध्य को तवज्जो मिलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन भी गंभीरता पर इस पर विचार कर रहा है। दरअसल इस बार भाजपा को जीत तो जोरदार मिली, जिसकी चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक है। लेकिन इसके साथ साथ चर्चा ये भी कि अब सिंधिया का अगला कदम क्या होगा, और इस बात को प्रदेश के मुखिया शिवराज भी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने भी कह दिया कि अभी कोई योजना नहीं। जाहिर है मामला भाजपा का है। कांग्रेस इस बार कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिसका खामियाजा उपचुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा, लेकिन कहने से चूक भी नहीं रही कि आर्थिक संकट में विस्तार की जरूरत क्या। अभी कोई योजना नहीं, अभी कोई योजना नहीं। आज जिस बुरी जर्जर अर्थव्यवस्था की स्थिति है मध्य प्रदेश में, उसमें और खर्चे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। मंत्रिमंडल में संतोषप्रद मात्रा में मंत्रीगण हैं। अब परिणाम दिखाने का समय है, लोगों को महिमा मंडित करने का समय नहीं है। जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो स्वतः मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। जो कांग्रेस से आए थे अब वो चुनाव जीतकर पूरी तरह भाजपा के हो गए। जाहिर है जो पहले से मंत्री हैं वो मंत्री रहेंगे, लेकिन जो 2018 में चुनाव जीते मंत्री बनने की उम्मीद वो भी लगाए बैठे हैं। तो क्या भाजपा सरकार के सामने एडजस्टमेंट एक बड़ी चुनौती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है एडजस्टमेंट चैलेंज। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या समन्वय के साथ विस्तार करने में सफल होंगे शिवराज? अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं को साधना कितनी बड़ी चुनौती? क्या सिंधिया समर्थकों के साथ वरिष्ठों को भी दी जाएगी तवज्जो? विस्तार को लेकर आर्थिक संकट की बात कांग्रेस की कितनी जायज? इन्हीं बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू हैं हम, और एजेंडा में आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या वास्तव में एडजस्टमेंट करना भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा? क्योंकि जब 2018 में सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई, कांग्रेस में छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए, पर अब पूरी तरह वो बीजेपी के हैं। कुछ लोग चुनाव जीत भी गए, अधिकांश लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन कुछ हारे भी हैं। तो अब एडजस्ट दोनों को करना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, अपने करियर को दांव पर लगाया, उसके बाद अब जीत मिले या हार मिले, है तो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन वो ऐसे तमाम सारे नेता जो अलग अलग स्थानों से आते हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जिन्हें शायद अब लगता नहीं कि टिकट मिलेगी, तो वो चाहते कि कहीं तो एडजस्टमेंट हो जाए। पर क्या एडजस्टमेंट करना सरकार के लिए एक चुनौती होगा? यही हमारा मुद्दा है, एडजस्टमेंट चैलेंज। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको परिचय करा दूं। मिलन भार्गव है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। मिलन, आपका स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मिलन जी, क्या एडजस्टमेंट एक चुनौती है, चैलेंज है? क्योंकि आज शिवराज जी ने भी ये कह दिया कि अभी कोई योजना नहीं है। योजना तो बनानी पड़ेगी,
पर अभी दीपावली का मौका है, उन्होंने भी सोचा होगा कि सब पटाखे फोड़िए, खुशियां मनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसा कुछ ना करें जिसको लेकर दिवाली भी थोड़ी सी फीकी पड़ जाए, क्योंकि अभी तो दिवाली में सब मजे हुए हैं, मजा ले रहे हैं दीपावली का, आप चुनाव भी जीते हैं, पर एडजस्टमेंट होगा कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं मनोज जी, कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन सर्वोपरि होता है। हर कार्यकर्ता, हर नेता की क्या भूमिका होगी, उसकी सरकार में क्या भूमिका होगी, संगठन में क्या भूमिका होगी, ये पार्टी फोरम पर तय होता है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से क्या काम करेगा ऐसे संभव नहीं होता है, संगठन तय करेगा उसकी भूमिका क्या है। तो मुझे लगता है एडजस्टमेंट करने जैसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का उपयोग करती है, किस प्रकार से जनता के बीच उसको काम करना है, संगठन को लेकर क्या काम करना है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सब चीजें, जो आपके सवालों का जवाब परिस्थितिवश आपको मिलता जाएगा। जी अवनीश जी, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से कि एक तो आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, आप लगातार ये सवाल पहले भी उठाते रहे, जब आपने सरकार संभाली जब भी वही बात थी कि आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होने के कारण हम विकास की जो रफ्तार पकड़ने वाले थे वो नहीं पकड़ पाए। बाद में सरकार बन गई और विकास की गंगा बहने लगी और चुनाव के परिणाम भी आपके सामने आ गए। लेकिन अब ये जो आर्थिक संकट की बात कहकर भूपेंद्र जी कह रहे थे कि आर्थिक संकट है और ऐसे में नहीं होना चाहिए विस्तार, पर पहले यही भी बात आप कहते थे कि विस्तार नहीं कर रहे हैं लोग, बीजेपी नहीं चाहती विस्तार करना क्योंकि अंदर खानों में हड़कंप मचा हुआ। अब क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये पूरी तरह से शिवराज सरकार का, भाजपा का अंदरूनी मामला है। वो विस्तार करें नहीं करें, वो उनकी अपनी पार्टी, अपनी सरकार है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आज जहां तक आर्थिक स्थितियों की बात है, तो आर्थिक स्थितियां तो मनोज जी पूरी तरह से खराब है। 2 लाख करोड़ के जो प्रदेश कर्ज में डूबा था, हमने कोई गलत बात नहीं कही। शिवराज सरकार जब से बनी, उन्होंने निरंतर 7 महीने में लगातार कर्जा लिया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा वो ले चुके हैं। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती, अगर विकास की गंगा बह रही होती मनोज सैनी जी, तो मतलब कर्जा नहीं लेना पड़ता आपको। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात निकल कर आई क्योंकि इमरती देवी जैसे चुनाव हारी तो उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि मुझे मालूम था कि मैं भाजपा से चुनाव नहीं जीत पाऊंगी और इसलिए मैं चुनाव हार गई। तो अब ये बात भी निकल के आ रही, कई जगह आज दिन भर रूमर चलता रहा, शायद आपको भी जानकारी होगी कि सिंधिया जी दबाव बना रहे हैं कि अपर हाउस का गठन किया जाए जल्द से जल्द, मतलब विधान परिषद का गठन किया जाए मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द। तो जैसा पहले भी बात आई है, कमलनाथ जी की सरकार में भी ये बात आई थी, शिवराज सरकार में भी ये बात आई, और सबको मालूम है अगर अपर हाउस का गठन होता तो लगभग 150 करोड़ रुपए सालाना का एक एडिशनल वो आपके सरकार के ऊपर पड़ता है। तो अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी का अपना निर्णय है, उनका अपना विवेक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर देखिए कांग्रेस में इतना एक इशारा किया है कि अगर हो सकता है, बाकी निर्णय तो देखिए जो सर्वे सर्वा जो कैबिनेट है, जो मुख्यमंत्री है, उनका निर्णय होता है और वही वो निर्णय लेंगे। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि अब सरकार बन गई है, आपकी सरकार स्थिर हो गई है। आप इस तरह की सरकार चलाते रहे 7 माह के, जो कि जिनके सारे पूर्व कितना 28 लोग पूर्व थे, फिर भी सरकारें चलती रही। कई मंत्री पूर्व थे, फिर भी वो मंत्री बने रहे। जबकि चुनाव में ये होता है कि चुनाव में जाने के पहले वो प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। लेकिन शायद ये पहले चुनाव है आजाद भारत के मंत्री रहे लेकिन पूर्व विधायक रहे और चुनाव होते रहे, लड़ते रहे, तो ठीक है। देखिए, हम तो जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं, हम मानते हैं ठीक है जनमत हमको नहीं मिला। अब जो भी सारी चीजें हैं, कई सारी चर्चा की बातें होती है, ईवीएम भी होती है, कई सारी सरकारी मशीनरी की धांधली भी होती है, वो सारी बातें चर्चा का विषय है। और मुझे लगता है इसमें कई सारी चर्चाएं मनोज जी हो भी चुकी हैं। लेकिन मैं हाल फिलहाल तो आज ये कहूंगा कि मैं शिवराज सरकार को बधाई देता हूं कि भाई आप स्पष्ट बहुमत आपने पाया, और साथ में ये निर्णय शिवराज सरकार का है अगर उनको गठन करना, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है कि 3 महीने में ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए थे और एक मिनी कैबिनेट बना था। आज 5 मंत्रियों का, वो भी 1 महीने बाद बना था। 29 दिन ये प्रदेश कोरोना संक्रमण काल में बिना स्वास्थ्य मंत्री, बिना गृह मंत्री, बिना नगरीय प्रशासन मंत्री के चला है और उस समय कोरोना की दर निरंतर बढ़ती गई, हमने देखा है। और उसके बाद जब दिए गए 3 महीना बाद जब विस्तार हुआ, उसके बाद 1 महीना और लगा, 1 महीना और लगा। चलिए, मैं समझ रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। शिवराज को कहना पड़ा, शिवराज जी को कहना पड़ा कि जब विषपान होता है तभी अमृत निकलता है, विष तो हमेशा शिव को पीना पड़ता है। तो अब ये तो शिवराज जाने, सिंधिया जी जाने, हमें तो लगता है शिव ने विष भी पी लिया और एक बार फिर बड़ी चुनौती है और वही सब एडजस्टमेंट करना भी होगा। लेकिन ये भी सच है
कि कोरोना के संकट के बीच में जनता ने जो मैंडेट दिया है, शायद अब उसका जवाब जनता ने दे दिया। मनोज जी देखिए, ये निर्णय भाजपा का है, उनकी सरकार का, मैं तो बधाई देता हूं, जो करना वो करें, कांग्रेस में कहीं बीच में नहीं है। ठीक, सुरेश शर्मा जी, क्या एडजस्टमेंट करना एक बड़ा चैलेंज है? नहीं, जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का विषय है तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि अभी ताजा तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक अभूतपूर्व जनादेश मिला है, एक संकट काल के अंदर जनादेश मिला है, और एक भ्रम और जिस प्रकार का वातावरण बना था उस वातावरण में मध्य प्रदेश की जनता ने एक जनादेश दिया है। तो मुझे लगता है कि पहले तो दिवाली निकलेगी, दिवाली के बाद जो है नेतृत्व मिलेगा, और फिर हाईकमान के सामने प्रपोजल जाएंगे कि हम ये करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद कहीं ये प्रश्न उठता है। आज तो ये मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब भर है ये। तो इसके ऊपर जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अभी मंत्रिमंडल आपको 15-20 दिन, महीने भर तक तो कोई संभावना देखना नहीं चाहिए। हाँ, हमारा सवाल मौजूद इसलिए बनता है मीडिया का कि 2 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय पहले त्यागपत्र दिया और वो भारी बहुमत से जीत के आए हैं, अपने सुर्खी से गोविंद राजपूत जी और जो है सामेर से तुलसी सिलावट जी। तो इन दोनों के द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र देने की जो नैतिकता दिखाई गई थी, उसके कारण जो है उनको पारितोषिक मिल सकता है। नहीं तो आज तो ऐसे भी हैं कि मुझे सुनने में आ रहा है कि जब इमरती देवी जी कह रही है कि मैं तो त्यागपत्र नहीं दूंगी, मंत्री रहना चाहती हूँ, 6 महीने तो रख ही सकते हैं। तो ये जो इस तरह की बातें आ रही है ये अनैतिक है, उनके बारे में तो कोई बहुत प्रशंसा नहीं की जा सकती। लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, संगठन का हाईकमान तय करेगा और मुख्यमंत्री जी का विवेक जो है, ये जब तीनों मिलते हैं तब मंत्रिमंडल का गठन होता है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मान करके चलता हूं कि मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा, और जल्दी होने जैसी संभावना, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज के सवाल का यही मुख्यमंत्री का उत्तर बनता था। इसके अलावा ये तो कह ही नहीं सकते थे कि हम सब लोग तैयारी करे बैठे हैं। फिर आप तो मनोज जी बहुत अनुभवी हैं, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास विचार के लिए नहीं है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव थोड़े बनता है, वो तो पार्टी संगठन तय करता है कि इतने लोगों को और ले लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अब ये साफ हो गया है कि जो सिंधिया का खेमा मान करके आया था भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुका है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसलिए एक लाइन और कहना है, इससे ये भी संदेश जाएगा कि जो अनवांटेड मंत्री हैं या जिनको केवल विधायकी जिताने के लिए मंत्री बनाया गया था, उनसे त्यागपत्र लिया जाएगा और उनके स्थान पर परफॉर्मेंस देने वाले लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बिल्कुल ठीक है आपका कहना, लेकिन वही है सवाल तो एडजस्टमेंट का ही है, जैसा आपने जिक्र भी कर दिया। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। रत्न पहनिए, भाग्य बदलिए। पूर्णता, शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता के रत्नों का प्रदेश में एकमात्र स्थान, रक्षत्रा जेम्स, भोपाल। संपर्क करें मारवाड़ी रोड शोरूम 8871065781, अशोका गार्डन शोरूम 9329574578, भारत माता चौराहा शोरूम 8815196571। ऑनलाइन ऑर्डर www.rakshatrajames.com। Easy EMI and home delivery available. एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट चैलेंज। ये चैलेंज कितना बड़ा, इस पर चर्चा कर रहे थे। वापस चलते हैं मेहमानों के पास। मिलन,
यही क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा? हालांकि देखिए चर्चा तो होगी जब बात इमरती देवी की तरफ से आएगी, जैसा उन्होंने कहा कि मैं यदि कांग्रेस में होती तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। उन्होंने वोट ऑफ परसेंटेज की बात भी करी, मत की बात भी करी, और अब जैसी चर्चा है कि सिंधिया जी का ये कहना कि एक अपर हाउस का निर्माण कर लिया जाए, लोगों को एडजस्ट किया जाए, जो चर्चा है, हालांकि ये अभी कोई उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अब सभी लोग हो गए, अब कोई कांग्रेस के लोग नहीं है, अब सब आपके लोग हैं, पर फिर भी जिन्होंने जो कुछ दिया है वो वापस तो मांगेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को अभी हार स्वीकार करते हुए अपने डर्टी डिपार्टमेंट और डर्टी ट्रिक्स का काम बंद कर देना चाहिए। किस प्रकार से झूठ को परोसकर फैलाने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नेता कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं, पार्टी फोरम उसकी लाइन तय करती है। ये आपको भी मालूम मनोज जी, हम सबको भी मालूम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्पष्ट है, कोई छुपा नहीं है। दूसरी बात, अवनीश जी जिस प्रकार अवनीश जी की हालत वो हो गई, सियाना बिल्ली। चलिए मिलन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मिलन जी आज ऐसी कोई, अरे आज बात हो रही है, मेरी बात पूरी हो जाती है। आपत्ति इस बात की है, उस आपत्ति को खारिज कर दीजिए। ये गवर्नमेंट की सरकार विलोप कर दिया शब्द को। अवनीश जी, ये इस प्रकार की भाषा शैली आप किस प्रकार की उपयोग करते हैं? निवेदन आपसे भी है, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप ध्यान रख के सुनना सीखिए। ये डर्टी पॉलिटिक्स करना बंद करिए। आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने किस प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स नहीं अभी देखिए, उन्होंने आर्थिक संकट का सवाल उठाया था। झूठ फैलाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। जनता ने जवाब दिया है। उस शब्द को विलोप कर दीजिए मिलन जी, यहाँ डर्टी बात ही नहीं हो रही। आज तो सामान्य चर्चा हो रही, सामान्य चर्चा में इस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं। ठीक है अवनीश जी, ठीक है, यही पद्धति है। झूठ क्यों फैला रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब नहीं, आदरणीय सिंधिया जी को लेकर आपने तमाम तरह के झूठ परोसे। चलिए समझ रहे, जवाब दिया, कोई डरती नहीं। जनता ने आपको सीधा स्पष्ट बता दिया कि आप झूठ परोसते हैं, झूठ फैलाते हैं। ये कमलनाथ जी ने जिस प्रकार का मिलन समझा दीजिए, कांग्रेस की दुर्गति हो रही मिलन आप समझा दीजिए। चलिए आप सुन लीजिए, ये दुर्गति सुधारिए सर। मिलन डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे आप, इस मंच पे भी नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश में नहीं सर को मैं दोनों से चाहूंगा ऐसी कोई बात ना करें। आप समझिए, आप सीख कराइए क्या डर्टी परिभाषा। आप समझिए, दोनों लोग जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने जवाब दे दिया। सुनिए, स्वीकार करिए। चलिए आपकी बात आप पहले बताओ डर्टी क्या है? ये डर्टी क्या, मुझे शब्द बताओ। आपकी राजनीति। चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। सुरेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। सुरेश शर्मा जी एक मिनट दोनों साथ। सुरेश शर्मा जी, खैर जो लफ्ज आया वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज तो एक सामान्य चर्चा हो रही है और उन्होंने भी कहा कि आर्थिक संकट है, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्थिक स्थिति से तो हम जूझ रहे हैं, पर एक सवाल उन्होंने उठा दिया। अब ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला, ये तो अवनीश भी कह रहे थे, पर यहां इन लफ्जों का नहीं आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि तीखे हमले करने के लिए भी ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है जो शब्द अप्रिय ना हो। और आज जो है ये कहने में मुझे गुरेज और संकोच नहीं है कि अभी सत्ता में बहुमत प्राप्त हुआ है और विपक्ष की द्वारा मैंने अभी तक जो चर्चा सुनी है उसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है जिसको ये कहा जाए। अब बाहर क्या चल रहा है और उसको यदि आप रेखांकित करना चाहते हैं तो आज के संदर्भ में कम से कम मत कहिए, पहले के संदर्भ में कहिए। अभी जो जितनी भी डिबेट आई है उस डिबेट में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जो है अवनीश बुंदेला जी की तरफ से कोई डर्टी पॉलिटिक्स की गई है। उन्होंने तो बधाई भी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का अपना जो है अधिकार है कि वो उस के बारे में क्या निर्णय ले। लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स रही है, मनोज जी आपने और मैंने तो लंबे समय से देखा है कि उपाध्यक्ष जो है वो विपक्ष को दिया जाता रहा, अध्यक्ष सरकार के पास रहा है। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के समय ये कहीं चूक हो गई होगी या राजनीतिक कारणों से चूक हो गई होगी। मुझे तो ये लगता है सरकार को बड़ा मन दिखाते हुए और इस परंपरा को फिर से लागू करके समन्वय जो मध्य प्रदेश की राजनीति में था और जो अभी कुछ ऐसे शब्द आए हैं, ऐसे शब्द जो आए हैं इधर उधर से चुनाव प्रचार में, ये मध्य प्रदेश की गरिमा नहीं रही। इससे बचने की कोशिश करते हुए जो एक सौहार्दपूर्ण मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स थी उसको लागू किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। चलिए, बहुत सुंदर बात है और बिल्कुल मिलन, देखिए इस समय आप लोग बड़े हैं, आप सरकार में वापसी हुई है और आज
हम ये इस मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं कि अभी जितने भी बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, हमें लग रहा था कि कुछ अलग होगा, या तो एक रणनीति तैयार हो गई कल की समीक्षा के बाद, बैठक के बाद बहुत ही सोचे समझे बयान वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए मिलन, लेकिन शांति के साथ। देखिए, नैतिकता की बात हुई, अवनीश जी नैतिकता की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कई नैतिकता के जिस प्रकार से मापदंड भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किए, देश की राजनीति ने भी देखा है। देखिए, मान मर्यादा राजनीति में होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए, शब्दों की मर्यादा होना चाहिए। इसके लिए मैं भी कटिबद्ध हूं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कटिबद्ध रहता है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति पिछले 6 माह में हुई, तो उसका भी जिक्र करना मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मिलन की एडजस्टमेंट कैसे होगा। यदि इमरती देवी ये सवाल खड़े कर रही है, जो लोग 3 लोग हार गए वो तो सब कुछ छोड़कर आए थे आपके पास, उस बीच में क्या क्या हुआ उन लफ्जों का कोई मतलब ही नहीं रहा कहने से, क्योंकि जनता ने उस पर मैंडेट दे दिया है। पर वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्या वास्तव में एक चैलेंज है? देखिए, निश्चित तौर पर जो उन्होंने राजनीति में इतना बड़ा निर्णय लेकर त्याग करके एक सुशासन की ओर दिशा में कदम बढ़ाया, निश्चित रूप से उनका जो कर्ज हम पर है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनकी भूमिका तय करेगी। देखिए, जनता ने उनकी भूमिका तय की, नहीं जीते इसका मतलब ये नहीं कि उनको मैंडेट नहीं मिला। उनको जितना प्रतिशत मिला उस आधार पर वो राजनीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य तय करेगी किस भूमिका में वे क्या काम करते हैं। ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट शब्द का उपयोग भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं। कार्यकर्ता की योग्यता, उसके परिश्रम, उसके पराक्रम के आधार पर उसकी भूमिका तय होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, तो एडजस्टमेंट शब्द अब थोड़ा सा हटेगा मुझे लग रहा है यहाँ से। जी अवनीश जी, अवनीश कल जब जी हाँ कहिए। कल जब आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिलने गए, उनके घर पर जाकर उनको बधाई दी, उनको गुलदस्ता भेंट किया, ये इस बात का सूचक था कि चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब कृपया करके मध्य प्रदेश की राजनीति जिस तरह से रही है, साफ सुथरी राजनीति, ठीक है, जो 22-23 लोग थे हमसे नाराज थे, कुछ भी कहा हमने उनको, गद्दार का, सबका, लेकिन अब जनता का मैंडेट आया तो उसका हम सम्मान करते हैं। ये इस बात का सूचक था कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, तो कृपया करके इस तरह की शब्दावली का उपयोग ना करें। और फिर जब इसके बाद कल शाम को, कल रात को हम लोग प्रभारी थे और जो वर्तमान विधायक थे, एक बैठक थी, मैं भी उसमें मौजूद था, मैं भी करेरा का प्रभारी था। तो उसमें आदरणीय कमलनाथ जी ने यही कहा कि अब हमें चुनावी मोड से बाहर आके संगठन को मजबूत करने के लिए और अपनी एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो मैं वही मेरे मित्र मिलन भार्गव से कह भी रहा था कि, और मैं एक बात बताऊं, व्यक्तिगत तौर पे मिलन जी, मैं और जब मिलन जी बाहर मिलते तो बड़े अच्छे मित्र हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, और सुरेश शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनने यहाँ पर एक जज की भूमिका अदा की और एक सीनियर के तौर पर बड़ी अच्छी बात कही। जी चलिए, डर्टी बात कर, सबसे पहले बात मेरे ऊपर आएगी, मनोज जी की बात मेरे ऊपर आएगी। मनोज जी मतलब मैं कोई डर्टी काम कांग्रेस मेरा उस पे था, बाकी मैं वही कह रहा हूं। तब भी मेरी वही भूमिका रहती है। जी चलिए, अब वो शब्द ही खत्म हो गया, वो तो उस पर बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से एक चैलेंज आपके सामने भी है, उनके सामने भी है। सुरेश शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। हमने ये माना है कि इसको एडजस्टमेंट ना कहा जाए, इसको समन्वय की बात कह दें, तो समन्वय बिठालना है। और शिवराज जी जैसा व्यक्ति यहाँ है तो हमें लगता है उनको आता है कैसे समन्वय बिठालना है। पर कुछ चीजें होती है कि वैचारिक रूप से उतना ज्यादा अभी परिपक्वता नहीं आई होगी। धीरे धीरे कर कर भारतीय जनता पार्टी को समझ पाएंगे जो लोग आए हैं कांग्रेस से। अब वो कांग्रेस के तो रहे नहीं, बीजेपी के हो गए, लेकिन फिर भी क्या ये समन्वय बिठाना, जैसी चर्चा सिंधिया जी की तरफ से आ रही कि अपर हाउस की वो बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में आने वाले दिनों में ये चीजें दिखेंगी? नहीं, अपर हाउस का एक बड़ा खर्चा है और मुझे लगता है कि लंबे समय से जो है अपर हाउस जो गठन थे वो ही हैं, बाकी किसी ने राज्य ने अभी बढ़ाया नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि यदि अपर हाउस बनता है तो बहुत लोगों के लिए चांस खुलेंगे और ये एक स्वार्थवश टिप्पणी की जा सकती है कि अपर हाउस बनना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि 2 माननीय विधायक, जिनमें से एक ने उपचुनाव लड़ लिया और एक जो है फिर से जीत करके आ गए, उन दोनों को जब निगम मंडल में समाविष्ट करके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, मुझे लगता है शिवराज जी बहुत जल्दी ही इन दोनों को और जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है और देना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की अपने कद रहे हैं। कांग्रेस में थे तब भी इनका कद था, ऐदल सिंह कंसाना जी का कद था, इमरती देवी जी का अपना कद था,
और तो इनको मुझे लगता है कि इस तरह से एडजस्ट जो शब्द है अपना, वो राजनीति में एक ऐसा सामान्य शब्द है। जी जी। कई बार उसके बारे में महसूस हो जाता है कि वो ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से जो है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस बात को स्वीकार करेगा कि एक ऐसे जो पुराने राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको घर बैठा देना या पूर्व विधायक के रूप में घूमते रहना, संगठन में पदाधिकारी बना करके उपयोगिता ले लेना, ये तक काम बनने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इन्हें कहीं न कहीं जो है राजनीतिक जिम्मेदारी या सरकार के अंदर कोई निगम मंडल की जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसी से ही आदमी आगे बढ़ता है। मनोज जी, आप भी जानते हैं, हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, ये राजनीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और कांग्रेस का एक मैं छोटा सा अंतर जरूर देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के बारे में मंथन होता है कि ये आदमी किस रूप का काम करने वाला है और उसको कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाती है। जी, लेकिन इस बात को मनोज जी कोई मना नहीं कर सकता कि आजकल इस योग्यता का आधार भाजपा हो या काम हो कम है, गणेश परिक्रमा का ज्यादा है। तो मैं ये भी सलाह दूंगा इन लोगों को जो हार गए हैं कि ये गणेश परिक्रमा चालू कर दें, हो सकता है उससे भी इनको लाभ मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन राजनीति सियासत में ये सब देखने को मिलता रहता है, और अब तो बदली हुई सियासत है, बदली हुई राजनीति है। जब मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचा गया, जिस तरह से चुनाव के परिणाम सामने आए, चाहे वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने की बात करें हम, या फिर बाद में रिजल्ट के बाद जो स्थितियां दिखी वो उसकी बात करें, लेकिन अब एक नया चैलेंज, एक नया समन्वय बिठाने की जिम्मेदारी जरूर मुख्यमंत्री के पास होगी, और वो माहिर भी है इस मामले में कि कहां किसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे समन्वय बिठाना है। पर नजर जरूर इस पर रहेगी जब तक कि इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।